नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को एक बार फिर अलग तरह का बैग लेकर संसद पहुंची हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका गांधी बांग्लादेश लिखा बैग लेकर संसद पहुंची। उनके साथ बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सांसद भी ऐसे ही बैग के साथ संसद पहुंचे। उनके बैग पर लिखा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। इस दौरान प्रियंका के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सदन के बाहर नारेबाजी भी की। विपक्षी सांसद भारत सरकार से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न के मामले में प्रधानमंत्री मोदी से जवाब देने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले यानी कल सोमवार को प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी और इस पर भी काफी सियासी बयानबाजी हुई थी। बीजेपी ने इस बैग को लेकर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया था। वहीं प्रियंका ने भी जवाब देते हुए कहा था कि मैं इस मुद्दे पर अपनी सोच पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। कौन ये तय करेगा कि मुझे अब क्या कपड़े पहनने हैं? ये पितृसत्ता है कि आप ये तय करें कि औरत क्या कपड़ा पहनेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने आज मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक पेश किया। यह विधेयक पेश होने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह विधेयक मुसलमान विरोधी है। सांसद ने कहा कि मैं इस विधेयक के विरोध के लिए खड़ा हूं। अभी 2 दिन पहले संविधान की गौरवशाली परंपरा को बचाने उसकी कस्में खाने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब 2 दिन के भीतर ही संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए बिल लाए हैं। यह बिल पूरे देश की एकता में अनेकता पर प्रहार करने वाला है। यह विधेयक संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला है। सांसद ने आगे कहा कि जो लोग 8 विधानसभा सीटों का चुनाव नहीं करा पाते, मौसम देखकर तारीख बदलते हैं, वो लोग एक देश एक चुनाव करते हैं। मैं अपने नेता अखिलेश यादव की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूँ। 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं। क्या अगर किसी राज्य में कोई सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश में दोबारा चुनाव होंगे? यह विधेयक गरीब, दलित, संविधान, पिछड़ा और मुसलमान विरोधी है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये इस तरह संविधान को ही खत्म कर देंगे। इसको लाकर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे चुनाव ही खत्म कर दें। इस देश में चुनाव खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे अलग अलग राज्यों के चुनाव से पहले पेट्रोल का दाम कम हो जाता है, डीजल का दाम कम हो जाता है, लोगों को राहत मिलती है। अब क्या है कि 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो मोदी जी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे। पेट्रोल 250 रुपए और डीजल 200 रुपए मिलने लगेगा। संजय सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर कहीं न कहीं राजनेताओं के मन में डर बना रहता है, लेकिन इसके बाद राजनेताओं के बीच ये चुनाव का डर ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को पूरी तरह खारिज करती है। जयराम रमेश ने कहा कि हम इस विधेयक को सदन में रखे जाने का विरोध करेंगे और इसे जेपीसी को भेजने की मांग करेंगे। हम इस विधेयक को असंवैधानिक मानते हैं। जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतंत्र और जवाबदेही के बुनियादी स्वरूप के खिलाफ मानती है। उनके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर बता चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का विरोध करती है। जयराम रमेश ने कहा कि संविधान को संशोधित करना एक बात है, लेकिन आरएसएस और पीएम मोदी का असल मकसद एक नया संविधान लाना है। हम जानते हैं कि आरएसएस संविधान के बारे में क्या सोचता है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश होने से पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। पार्टी नेता सौगत रॉय ने विधेयक को संघ विरोधी बताते हुए कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार फरवरी के अंत तक पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है, जो कि वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि जनवरी के मध्य तक आधे से अधिक राज्य इकाइयों में मतदान प्रक्रिया पूरी करने के लिए चल रहे संगठनात्मक चुनाव पटरी पर हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का अनावरण करेगी।
मणिपुर के उखरुल जिले के 3 गांवों में करीब 70 एकड़ में अवैध अफीम की खेती नष्ट कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को अभियान के दौरान अफीम के खेतों में पाई गई 13 झोपड़ियों को भी जला दिया गया और अवैध खेती में शामिल अपराधियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मणिपुर पुलिस, वन विभाग और असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने उखरुल के लुंगचोंग माईफेई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फाली, तोरा और चंगफुंग गांव में अफीम की खेती नष्ट की। करीब 70 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई। रूस की राजधानी मॉस्को में एक विस्फोट में रूसी सेना के जनरल रैंक के एक सैन्य अधिकारी की मौत हो गई है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। रूस की जांच कमेटी ने कहा है कि विस्फोट में मारे गए सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल आइगोर किरिलोव न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस फोर्स में तैनात थे। यह घटना उस वक्त हुई जब स्कूटर में छिपाकर रखी गई डिवाइस में विस्फोट हो गया। जांच कमेटी ने कहा है कि इस घटना में किरिलोव के एक सहायक की भी मौत हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे पर चुटकी ली है। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार में क्रिस्टिया फ्रीलैंड उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पद पर थी। उन्होंने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने अपने ट्रुथ पेज पर लिखा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या उन्हें ट्रूडो ने पद से हटाया है, लेकिन महान देश कनाडा अपने वित्त मंत्री के इस्तीफे से स्तब्ध है। ट्रंप ने कहा कि उनका व्यवहार पूरी तरह जहरीला था, जो कनाडा के दुखी लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्हें कभी याद नहीं किया जाएगा। कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लिखे एक पत्र में अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, प्रिय प्रधानमंत्री, सरकार में सेवा करना, कनाडा और कनाडा के लोगों के लिए काम करना मेरे जीवन का सम्मान रहा है। हमने साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया। शुक्रवार को आपने मुझसे कहा कि आप अब मुझे अपना वित्त मंत्री नहीं बनाना चाहते हैं और आपने मुझे कैबिनेट में दूसरा पद देने की पेशकश की। काफी विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मेरे लिए कैबिनेट से इस्तीफा देना ही एकमात्र ईमानदारी भरा कदम है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से आपके और मेरे बीच में कनाडा के भविष्य को लेकर असहमति बनी हुई है। आज हमारा देश एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। अमेरिका में आने वाला प्रशासन आक्रामक आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपना रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से आपके और मेरे बीच में कनाडा के भविष्य को लेकर असहमति बनी हुई है। आज हमारा देश एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। अमेरिका में आने वाला प्रशासन आक्रामक आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपना रहा है, जिसमें 25% टैरिफ की धमकी भी शामिल है। हमें उस खतरे को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर 14वीं सदी की अटाला मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ नए मुकदमों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी और निचली अदालतों को किसी भी पूजा स्थल के सर्वेक्षण से संबंधित कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया गया था। वहीं अब सिविल जज सिटी जौनपुर सुधा शर्मा ने एक दक्षिणपंथी संगठन स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि अटाला मस्जिद मूल रूप से देवी अटाला का मंदिर था। याचिका में कहा गया था कि इस मंदिर को 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिरोज तुगलक द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने पटना के पापू परीक्षा परिसर में हुई बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया है। सोमवार को बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि बीते 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा राज्य के 912 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इन केंद्रों में से पटना के पापू परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र वितरण में देरी को लेकर छात्रों ने हंगामा किया था। इस हंगामे का एक वीडियो भी वायरल हुआ था।
जिसमें नाराज अभ्यर्थी हंगामा करते और प्रश्न पत्र दूसरे उम्मीदवारों से छीनते हुए दिख रहे थे। बापू परीक्षा परिसर में कुल 12,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। वहीं अब बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र देर से मिला था तो उन्हें नियम के अनुसार अतिरिक्त समय मिलता, लेकिन छात्रों के वेश में घुसे उपद्रवियों ने परीक्षा को बाधित किया। आयोग ने 25 से 30 ऐसे लोगों की पहचान की है और अगर उन पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो उनको डिबार किया जाएगा और साथ ही यदि वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ भी जाते हैं तो आयोग उनका परिणाम घोषित नहीं करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट रूप से बताया कि द्वीप राष्ट्र अपनी भूमि का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। आपको बता दें कि यह आश्वासन चीन द्वारा कोलंबो पर अपने सैन्य प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों को लेकर नई दिल्ली की चिंताओं के बीच आया है। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापक चर्चा की, जिसमें दोनों पक्षों ने जल्द ही रक्षा सहयोग समझौता करने और बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी तथा बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइनों की स्थापना करके ऊर्जा संबंधों को बढ़ाने का निर्णय लिया। अपने मीडिया वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह और श्रीलंका के राष्ट्रपति इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि दोनों देशों के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं और सुरक्षा सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को स्वीकार किया कि 1975 में आपातकाल एक गलती थी। उन्होंने कहा कि भले ही यह 18 महीने तक चला था, लेकिन आज देश में अघोषित आपातकाल की कोई समय सीमा नहीं है। राज्यसभा में संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर बहस में भाग लेते हुए उन्होंने 1975 में आपातकाल की अवधि को एक विशिष्ट समय सीमा के लिए संवैधानिक स्वीकृति करार दिया, जबकि कहा कि वर्तमान अघोषित आपातकाल की कोई समय सीमा नहीं है और यह बेरोक-टोक जारी है। सिंघवी ने कहा कि आपातकाल के बारे में बोलते हुए मैं कहना चाहता हूं कि गलतियां हुई थीं और कांग्रेस ने भी पहले यही कहा है। अब 90% भाषण 1950 के पहले संशोधन से शुरू होते हैं। आज जो विकृतियां आ गई हैं उनका क्या जवाब है? अगर नेहरू ने गलती की तो हम भी करेंगे, क्या यही तरीका है? यह तर्कसंगत नहीं है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के नए मंत्रिमंडल में 11 प्रमुख मंत्रियों को बाहर किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार में बड़े नेताओं को मंत्री पद से हटाए जाने पर उनके समर्थकों में असंतोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए। येवला में छगन भुजबल के समर्थकों ने नाराजगी जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महायुति के 3 घटक दलों में से एनसीपी अजीत पवार गुट के सबसे अधिक 5 नेताओं को बाहर किया गया। इनमें छगन भुजबल, धर्मराव बाबा अतराम, संजय बनसोडे, दिलीप वालसे पाटिल और अनिल पाटिल शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने रविंद्र चौहान, सुधीर मुनगंटीवार और विजय कुमार गावित्र को मंत्री पद से हटा दिया है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट से तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार और दीपक केसरकर को शामिल नहीं किया। अब ऐसे में छगन भुजबल ने नाराजगी जताते हुए विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्यसभा सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार करना येवला के मतदाताओं के साथ अन्याय होगा। वहीं अब माना जा रहा है कि यह फेरबदल महायुति सरकार की रणनीतिक योजना का हिस्सा है, लेकिन इससे आंतरिक असंतोष के बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।